welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is Hindu marriages. Guys, so far we have discussed an introductory lecture to the Hindu Marriage Act 1955. Then we have covered section 1 followed by section 2, 3 and 4 of the Hindu Marriage Act. Guys, if you have not watched my previous videos on all these sections, please go and watch those videos because those videos are going to form your basis for the understanding of the Hindu Marriage Act. Today guys, we are going to discuss Hindu marriages. So question often springs up is that Hindu marriages, is it a sacrament or a contract? इस question को discuss करेंगे and hereafter guys we'll be discussing section 5, section 7 and section 8 of the Hindu Marriage Act. As I've already told you in my introductory class that section 6 has been repealed, so it means हम section 5, 7 and 8 को discuss करेंगे और वो अगर आप पैरा एक्ट उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि section 5, 7 and 8 they come under the head of Hindu marriages. So Hindu marriages as a concept को समझना बहुत ज़रूरी है before we begin our class on section number 5. So guys, before we move on, if you're new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, अगर मैं आपको बताऊँ हिंदू मैरिजेस के बारे में, हिंदू कौन होता है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं when we were talking about the personal applicability of the Hindu Marriage Act. It means when we talked about section 2, उसमें हमने इन ग्रेटर डिटेल देख लिया था कि हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदू कौन होता है और थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री भी मैंने आपको बताई थी हिंदुइज्म की, हिंदू वर्ल्ड की. आज हम डिस्कस करेंगे मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को, राइट. सो हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें हमने हिंदू भी डिस्कस कर लिया, मैरिज भी हम डिस्कस करने लगे हैं. सो गाइज बेसिकली व्हाट हैपेंड इज हिंदू रिलीजन में, क्योंकि आपको बताएगा इसकी हिंदू रिलीजन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द रिलीजन ऑफ द ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस एजेस. आज भी और पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है हिंदू रिलीजन. सो गाइस शुरू से हिंदू रिलीजन को सेक्रामेंट मानते थे. सेक्रामेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज सेक्रेड, समथिंग विच इज होली और ऑफ डिवाइन ओरिजिन, राइट. जिसको आप रिलीजियस कह सकते हो, सेक्युलर से आप रिलेट कर सकते हो, सेक्रेड, उसको आप सेक्रामेंट मानते थे. मोर ओवर जो मैरिजेस थी ना, मैरिजेस बेसिकली हिंदू रिलीजन में सेक्रामेंटल थी. सेक्रामेंट मतलब बहुत ही सेक्रेड, यानी कि उनको परमानेंट एंड एन इनडिसॉल्युबल यूनियन मानते थे. बेसिकली गाइस मैरिज इज व्हाट, इट इज अ कॉन्जुगल मीन्स मैरिटल यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ विमेन, राइट. एक मैन और एक विमेन की जो यूनियन होती है उसको आप मैरिज बोलते हो. तो हिंदू रिलीजन मैरिज को परसीव करता था एज सेक्रामेंट, एज वेरी सेक्रेड, एज वेरी सेक्युलर, रिलीजियस और ऑफ होली ओरिजिन और डिवाइन ओरिजिन, राइट. इट मीन्स मैरिजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट थी हिंदू रिलीजन में और इनडिसॉल्युबल थी. समथिंग विच इज़ इनडिसॉल्युबल मीन्स समथिंग विच इज़ इटर्नल, समथिंग विच इज़ परमानेंट. तो कहा जाता था कि इवन डेथ डिड नॉट पुट द मैरिज असंडर. इट मीन्स दो लोगों को जो एक मैरिज में है उनको डेथ भी अलग नहीं कर सकती. इट मीन्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ द टू स्पाउसेज मैरिज उनकी कंटिन्यू रहती थी. इट मीन्स कहने का है कि अ टाइड वंस टाइड कांट बी अनटाइड. ऐसा मानते थे हिंदू रिलीजन में कि एक बार जो टाई हो चुका है उसको आप अनटाई नहीं कर सकते. Even death of one of the two spouses did not put an end to that marriage. इस हद तक, इस एक्सटेंट तक हिंदू रिलीजन में मैरिजेस को सेक्रेड मानते थे, इनडिसॉल्युबल मानते थे, एटर्नल मानते थे और परमानेंट मानते थे. आई होप गाइस आपको समझ आए. सो मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन. मैरिज को कभी एज अ कॉन्ट्रैक्ट हम परसीव नहीं करते थे. अनलाइक मुस्लिम लॉ, वहाँ पे मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. बट गाइस हिंदू रिलीजन में मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट कभी भी नहीं था. इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल यूनियन ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन. बहुत ज़्यादा सेक्रेड हुआ करती थी. इट मीन्स गाइस, और ये भी कहा जाता था कि ऑब्वियसली मैरिज बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिगेटिंग अ सन. अगर आपके ऑब्वियसली फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, फॉर बिगेटिंग अ सन, उसके लिए मैरिज इज इम्पॉर्टेंट. और मानते थे हिंदू रिलीजन में कि जब एक सन होता है, एक बेटा किसी भी हस्बैंड एंड वाइफ किसी भी कपल के होता है, सो दैट सन हेल्प्स यू डिस्चार्ज योर डेट्स टू योर एंसेस्टर्स. यानी कि जितने भी एक इंसान के ऋण होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं अगर आप मैरिज करोगे. देन यू विल बी बिगेटिंग अ सन और उसके बाद आपके जितने भी पाप हैं, ऋण हैं, तो यू विल बी एबल टू डिस्चार्ज ऑल योर डेट्स टू योर एंसेस्टर्स, राइट. मोर ओवर गाइस जितनी भी सेक्युलर, जितनी भी होली, जितनी भी रिलीजियस ड्यूटीज़ होती हैं एक मेल की, कहा जाता है कि वो अपनी फीमेल के बिना नहीं कर सकता, विदाउट हिज वाइफ. सो गाइस वाइफ को अर्धांगिनी कहा जाता था. अर्धांगिनी मीन्स हाफ ऑफ मैन, यानी कि अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वुमन. मैरिज कंप्लीट्स हिम. तो जब वो मैरिज करता है, वाइफ कम्स, अ गर्ल कम्स इनटू हिज लाइफ एंड अ गर्ल कंप्लीट्स हिम. तो वुमेन और वाइफ बेसिकली वाज परसीव्ड एज अर्धांगिनी ऑफ अ मैन, हाफ ऑफ हिम. और मोर ओवर गाइज वाइफ को
पत्नी तो कहा जाता है, लेकिन हिंदू रिलीजन में धर्म पत्नी कहा जाता था। उसका भी क्या मतलब है कि वो जो पत्नी है उसकी वाइफ वो उसको असिस्ट करती है, हेल्प करती है धर्म परफॉर्म करने में। इट मीन्स जितनी भी एक मेल की सेक्युलर ड्यूटीज़ होती हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं रिलेटेड टू हिज एंसेस्टर्स और टू हिज डे टू डे लाइफ, वो उसकी वाइफ उसको हेल्प करती है टू परफॉर्म ऑल दोज all those kind of duties, religious duties. So guys basically जितने भी, अगर आपने हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी है इंडिया की, आपको पता है कितने सारे यज्ञास परफॉर्म होते थे, कितने सारे सैक्रिफाइसेस होते थे, एंड लॉट मेनी सैक्रिफाइसेस वर इनकम्प्लीट विदाउट अ वाइफ। एक मेल नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कोई फीमेल नहीं है। सो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी मैरिज की, और है भी हिंदू रिलीजन में, कि उसको सेक्रामेंट मानते थे, होली रिलीजन मानते थे, होली एंड ऑफ डिवाइन ओरिजिन मानते थे। इवन डेथ डिड नॉट पुट मैरिज असंडर, उसको डेथ भी खत्म नहीं कर सकती। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, मोर ओवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग योर सेक्युलर ड्यूटीज जो हिंदू रिलीजन कहता था, एंड डिस्चार्जिंग योर डेट टूवर्ड्स योर एंसेस्टर्स। सो इट मीन्स मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन, डिवोर्स वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। अगर डिवोर्स होगा, इट मीन्स डिवोर्स का मतलब गाइस क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। लेकिन हिंदू रिलीजन कहता था कि मैरिज क्या है, इनडिसॉल्युबल है, परमानेंट एंड एन इटर्नल यूनियन है। इट मीन्स पुराने टाइम पे मैरिज में डिवोर्स वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। बट गाइस अब आप देखोगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स इज रिकग्नाइज्ड, इवन विडो रिमैरेजेस आर रिकग्नाइज्ड, विडो और अ विडोअर उनके मैरिजेस आर रिकग्नाइज्ड। इट मीन्स बी इट अ डिवोर्सी, बी इट अ विडो और अ विडोअर, और ऑब्वियसली अ बैचलर, हर एक इंसान की मैरिज हो सकती है। विडो रिमैरेजेस भी अलाउड है, और एट द सेम टाइम उनके डिवोर्सेस भी हो सकते हैं, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सो गाइस डू यू थिंक कि हिंदू रिलीजन का जो पहला नोशन था कि हिंदू मैरिजेस आर परमानेंट एंड इनडिसॉल्युबल, इटर्नल, तो क्या अभी भी आज के टाइम पे वो है? नहीं। सो इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट आज के टाइम पे हिंदू रिलीजन में जो मैरिजेस है ना, एटलीस्ट इन टुडेज टाइम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल हिंदू लॉ, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हिंदू लॉ एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, उसके अकॉर्डिंग गाइज अब कहा जाता है कि हिंदू रिलीजन, हिंदू मैरिजेस इज परसीव्ड बाय हिंदू रिलीजन are now a blend of both sacramental and a contract. It means it is neither a contract, ना तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरे तरीके से बन पाया, मैं आपको बताऊंगी क्यों, nor has it remained sacramental, क्योंकि permanent and indissoluble जो नोशन था वो तो खत्म हो चुका है, राइट। सो इट इज अ सेम्बलेंस ऑफ बोथ, दोनों का ब्लेंड है, आप ये कह सकते हो। अब गाइज जो सेक्रामेंटल है ना, होली और ऑफ डिवाइन ओरिजिन, वो तो चीज़ आज भी हिंदू लॉ में मानी जाती है। When we'll be reading section 7 of the Hindu Marriage Act, it talks about ceremonies of marriage. सेक्शन 7 क्लियरली बोलता है कि मैरिज की कुछ सेरेमनीज होती हैं, और जब तक हिंदू मैरिज में वो सेरेमनीज परफॉर्म नहीं की जाएंगी तब तक एक मैरिज बिटवीन एनी टू हिंदूज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज, एटलीस्ट अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अब वो मैरिज की सेरेमनीज में एक ही मैरिज की सेरेमनी बता रहे कि विच इज सप्तपदी। मैंने पहले भी इसके रेफरेंस दिए जब हमने कस्टम्स के बारे में बात करी थी इन माय प्रीवियस वीडियोस। गाइस सप्तपदी का मतलब होता है कि बोथ द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम टुगेदर हैव टू टेक 7 स्टेप्स अराउंड द सेक्रेड फायर। वो फायर बहुत सेक्रेड होती है, राइट। तो एक कस्टम है जो हिंदू रिलीजन में सिंस एजेस चलता आ रहा है, और उस कस्टम को इवन हमारे सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ने भी रिकग्नाइज किया। इट मीन्स मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में कि कस्टम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कस्टम्स दे स्टिल प्ले अ वेरी डोमिनेंट रोल, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फैमिली लॉज। फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 7, वहाँ पे सेरेमनीज ऑफ मैरिज में लिखा है कि सप्तपदी परफॉर्म करनी होगी एनी टू हिंदूज मैरिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। और जब तक आपका 7th राउंड कंप्लीट नहीं होगा टुगेदर अराउंड दैट सेक्रेड फायर, आपकी मैरिज विल नॉट बी अ वैलिड मैरिज। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो ये रिलीजियस या सेक्युलर या होली और डिवाइनली ऑर्डेन्ड कॉन्सेप्ट है, वो तो अभी भी, क्योंकि वो फायर भी सेक्रेड होती है, सेक्रामेंटल फायर के आसपास आपने राउंड्स लेने हैं, सो कहीं ना कहीं अभी भी जो सेक्रेड का नोशन है वो तो अभी भी अपलिफ्टेड है। लेकिन गाइज जो ये कहते थे कि वो परमानेंट होगी या इनडिसॉल्युबल होगी, वो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि इट हैज़ taken the form of a contract, a kind of contract between the two, because marriage जो पहले थी ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में वो इनडिसॉल्युबल थी, तो डिसॉल्व नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट को आपने फॉर्म किया था उसी तरीके से बाय एग्रीमेंट आप उसको ख़त्म भी कर सकते हो। अब वही तो चीज़ है कि मैरिज हो भी जाती है बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, और मैरिज को आप ख़त्म भी कर सकते हो, क्योंकि आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो द वे इट वाज क्रिएटेड। इसीलिए उसको कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट की शेप दे दी गई, कॉन्सेप्ट की फॉर्म दे दी गई है। इसीलिए गाइज कहा जाता है कि मैरिज
आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिंदू लॉ कहीं ना कहीं सेक्रामेंटल है, क्योंकि सेक्शन 7 अभी भी है जो कस्टम को, जो सेक्रेड फायर के कॉन्सेप्ट को, सप्तपदी को क्या करता है, अपलिफ्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो सेक्रेड है, वो होली, वो सेक्रेड कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट अभी भी, नोशन अभी भी है, लेकिन अगर देखा जाए वो परमानेंट है तो वो नहीं है, क्योंकि विडो मैरिजेस आर अलाउड एंड डिवोर्स यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज इट सेल्फ रिकग्नाइज्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट बाय सेक्शन 13, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली गाइस, कॉन्ट्रैक्ट क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि द वे इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, सगाई होती है, एंगेजमेंट होती है, इट्स अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट टू मैरी। सो वो जिस तरीके से एग्रीमेंट होती है उसी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, खत्म भी कर सकते हो बाय एन एग्रीमेंट विच इज नथिंग बट डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ द कोर्ट, यानी कि डिवोर्स की डिक्री जब आप लेते हो। सो बट गाइस, मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज स्यूई जेनरिस, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट इज स्यूई जेनरिस। ऐसा क्यों कहते हैं? स्यूई जेनरिस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी यूनिक, क्योंकि गाइस जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एज वी हैव रेड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें हमने देखा ना कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके कुछ जनरल प्रिंसिपल्स होती हैं, जो हमने जनरल कॉन्ट्रैक्ट में स्टडी किया था, जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट कैपेसिटी टू मैरी, we talked about a concept of consent of the parties, and we talked about soundness and unsoundness of mind. It means guys, अगर आपको contract act आता है, we are talking about section 11, 12 and 13 of the Indian Contract Act. तो ये सारे concepts हमने discuss करे थे। But guys, unlike commercial contracts in India, जो marriage का contract होता है ना, ये होता एक contract है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इसको form किया गया था उसी तरीके से अब ये dissolve भी हो सकता है, it is capable of dissolution. बट गाइज एक कॉन्ट्रैक्ट, ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट के जैसा नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट क्वाइट यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। विल बी डिस्कसिंग 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, देन विल बी टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द साउंडनेस और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। गाइज अब आपको बताएं कि एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर वांट ऑफ कैपेसिटी इज व्हाट, वो वॉइड होता है। अब आपको पता है कि एनीबडी हु इज मेजर इन इंडिया वही इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। गाइस अगर एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो। इफ यू रिमेंबर मोहिरी बीबी केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो गाइस एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, समबडी हु इज बिलो 18 years ऑफ एज इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन गाइज अनलाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई भी दो लोग, हमें पता है कि ब्राइड की एज इज 21 years ऑफ, ब्राइड इज शुड बी 18 or more and bridegroom should be 21 years of age. अगर दो लोगों ने शादी करनी है under the provisions of the Hindu Marriage Act, if both of them are Hindus obviously, तो वो शादी कर सकते हैं। बट यहाँ पे there is an age specified in section 5 itself. सेक्शन 5 क्लॉज 3 में उनकी एज लिखी है कि बॉय शुड नॉट बी लेस देन 21 years ऑफ एज एंड गर्ल्स शुड नॉट बी लेस देन 18 years ऑफ एज। बट गाइज हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे ये नहीं लिखा कि नॉन एज, अगर वो उतनी एज के नहीं होंगे तो उनकी मैरिज वॉइड होगी, कहीं पे भी नहीं लिखा। इट मीन्स ये तो लिखा है कि ब्राइड शुड बी 21 years ऑफ एज, ब्राइड ग्रूम शुड बी 21 years ऑफ एज एंड ब्राइड शुड बी 18 years ऑफ एज और मोर। इससे कम एज के नहीं हो सकते, और इसके कम एज के होंगे इट विल बी डीम्ड एज अ चाइल्ड मैरिज, एंड चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। बट गाइज हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर उन एजेस के अंडर आपने उनकी शादी करवा दी, इट मीन्स अगर आपने चाइल्ड मैरिज करवा दी तो वो चीज़ वॉइड या वॉइडेबल होगी। इट मीन्स नॉन एज of the parties does not render a marriage void or voidable, ना वो void होती है ना ही वो voidable होती है, it means वो perfectly valid होती है। सिर्फ और सिर्फ at max क्या हो सकता है, it is punishable under section 18। 18 में section 18 of the Hindu Marriage Act में उसकी punishment लिखी है जो IPC के अंडर आपको मिलती है। moreover guys, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है जो आपका 2006 का, उसके तहत भी आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है अगर आप चाइल्ड मैरिजेस करवाते हो। बट हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अगर अंडर दोज एजेस दो बच्चों की शादी की जाती है तो वो पनिशेबल होगी। पनिशेबल है लेकिन वो मैरिज वैलिड है, वो वॉइड और वॉइडेबल नहीं है। अगर कोई चीज़ वॉइड भी नहीं है, वॉइडेबल भी नहीं है, इट मीन्स वो परफेक्टली वैलिड है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम, इसीलिए हम कहते हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज स्यूई जेनरिस, क्योंकि इट्स डेफिनेटली अ कॉन्ट्रैक्ट बट अ कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट फ्रॉम अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि नॉन एज बेसिकली एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर वांट ऑफ कैपेसिटी इज वॉइड, लेकिन यहाँ पे भी तो वांट ऑफ कैपेसिटी है। अभी दे आर नॉट केपेबल इनफ टू गेट मैरी बट स्टिल उनकी मैरिज हो गई और वो मैरिज वैलिड भी है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे नहीं लिखा कि वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी या वॉइडेबल होगी, वो परफेक्टली वैलिड है। एट मैक्स सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 18 के तहत पनिशमेंट दे रखी है कि दोज पीपल विल बी पनिश्ड।
सिर्फ इतना दे रखा है। मोर ओवर गाइज इफ आई टॉक अबाउट कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे नहीं लिखा कि अगर पार्टीज का कंसेंट नहीं है तो वो जो आपकी मैरिज होगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल इज नॉट विलिंग, उसका एक वैलिड या उसका एक फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री को छोड़ो, भी वैलिड कंसेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल का वैलिड कंसेंट नहीं है, डिस्पाइट हर कंसेंट, हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि वो मैरिज क्या होगी, वॉइड होगी। इफ हर कंसेंट, एट मैक्स इतना लिखा है कि इफ अ गर्ल्स कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, फोर्स और फ्रॉड मीन्स कोर्शन कमिट किया गया है या फ्रॉड कमिट हुआ है इस गर्ल के साथ, तो वो वॉइडेबल है। क्योंकि गाइज अगर हम देखें सेक्शन 11 एंड 12, ठीक है, सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट वॉइड मैरिज, वॉइड बेसिकली मैरिजेस, एंड सेक्शन 12 टॉक अबाउट वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिजेस। सो 11 एंड 12 टॉक्स अबाउट वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। तो कहीं पे नहीं ये लिखा वॉइड मैरिज में। वॉइड सिर्फ और सिर्फ एक मैरिज कब होगी, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने स्पिंडर रिलेशनशिप में या डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज करी है, या फिर आपने बाइगेमी कमिट करी है, एक से ज़्यादा शादी कर ली है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ योर एग्जिस्टिंग स्पाउस। अगर अभी यू आर मैरिड और आपका स्पाउस अभी भी एग्जिस्टिंग है, फिर भी आपने एक और शादी कर ली विच हैपन्स टू बी अ वैलिड मैरिज, तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी मैरिज वॉइड होगी। तो कहीं पे ये नहीं लिखा कि गर्ल या बॉय किसी का कंसेंट नहीं है तो मैरिज आपकी क्या होगी, वॉइड होगी। इट मीन्स वो परफेक्टली वैलिड होगी। और अगर कंसेंट सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा है कि कंसेंट अगर फ्रॉड या फोर्स से हुआ है तो वहाँ पे इट इज़ वॉइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट हैज़ बीन सो कॉज्ड बाय फोर्स और फ्रॉड। इट मीन्स अगर गर्ल के साथ किया गया है फ्रॉड तो वो उसको वॉइडेबल कर सकती है। सिमिलर इज द केस विद अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इन इंसैनिटी, अगर कोई इंसान इंसेन है तो वो वॉइडेबल है, वॉइडेबल। तो गाइस मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि हिंदू मैरिज इज बोथ सेक्रेमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले क्या नोशन था, ट्रेडिशनल हिंदू लॉ क्या कहता था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। वाइफ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, शी वॉज अर्धांगिनी और धर्म पत्नी ऑफ अ मेल। बट गाइज अब क्या हो रहा है कि इट इज़ अ सेम्बलेंस ऑफ बोथ सेक्रामेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्रामेंट अभी भी है, लेकिन अभी वो जो दूसरा नोशन था ना ऑफ परमानेंसी एंड इंडिसॉल्युबिलिटी, एटर्नल, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। सिर्फ इतनी सी बात है। बट अगर मैं कहूँ एज अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बिकॉज इट कैन नाउ बी डिसॉल्व्ड, मोर ओवर हिंदू विडो मैरिजेज आर अलाउड। बट गाइज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट sui generis, इट मीन्स इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट क्वाइट यूनिक फ्रॉम एन ऑर्डिनरी कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। उसका रीजन क्या है, 3 पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, कंसेंट, कैपेसिटी एंड इंसैनिटी, 3 पॉइंट्स हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है, तो क्योंकि गाइस बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कंसेंट, अगर आपका कंसेंट नहीं होता, हमने देखा फ्री कंसेंट सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 13 एंड 14, अगर आपने ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें हमने क्या देखा था सेक्शन 13 एंड 14 में कि कंसेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंसेंट इज व्हाट, इट इज मीटिंग ऑफ द माइंड्स, 2 persons agreeing upon the same thing in the same sense, that can be termed as consent। तो अगर आपका कंसेंट नहीं होगा, फ्री कंसेंट नहीं होगा, इट मीन्स उसमें फॉर्स होगा, फ्रॉड होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होता है, कहीं पे वॉइडेबल होता है और कहीं पे वॉइड भी होता है, इफ़ आई टॉक अबाउट मिस्टेक। तो गाइस बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे अगर आपका कंसेंट नहीं है, ठीक है, तो हिंदू मैरिज एक्ट तो कहीं पे लिखता ही नहीं कि अगर आपका कंसेंट नहीं है तो वो वॉइड होगा। इट मीन्स कहीं ना कहीं हर जगह कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही है। अगर मैं बात करूँ और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और अगर मैं बात करूँ हिंदू मैरिज एक्ट की, इसीलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन बहुत ही डिफरेंट है फ्रॉम अ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि गाइज हिंदू मैरिज एक्ट हैज़ नोवेयर जॉट डाउन दैट अ मैरिज विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज वॉइड। इफ अ मैरिज इज नॉट वॉइड, इट मीन्स इट इज perfectly valid, although it lays down that a marriage that consent of the parties if induced by force or fraud, then it is voidable at the instance of the party whose consent has been so caused by force or fraud। It means अगर आप देखो सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का, वहाँ पे voidable marriages के ग्राउंड्स आपको मिलेंगे और उसमें एक ग्राउंड है कि कंसेंट हैज़ बिन कॉज्ड बाय फोर्स और फ्रॉड, तो वो आपकी मैरिज voidable होगी। लेकिन अगर आपका फोर्स या फ्रॉड नहीं है और कोई ग्राउंड है तो वो अवेलेबल ही नहीं है। और साफ से लिख दिया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैरिज जहाँ पे कंसेंट नहीं है वो चीज़ वॉइड है, नहीं होगी। तो इट मीन्स इट इज परफेक्टली वैलिड। इट मीन्स गाइस कंसेंशुअल एलिमेंट हैज़ नॉट बीन एम्फेसाइज्ड एनीवेयर इन द हिंदू मैरिज एक्ट। आपका कंसेंट होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, वैलिड कंसेंट होना ज़रूरी है। दिस कंसेंशुअल एलिमेंट हैज़ नॉट बीन एम्फेसाइज्ड एनीवेयर इन द हिंदू मैरिज एक्ट। सिर्फ इतना लिख दिया कि अगर फोर्स या फ्रॉड से कंसेंट लिया गया है
तो वो voidable होगा, otherwise consensual element has not been emphasized. It means आपकी marriage will be a perfectly valid marriage. Similarly, non-age of the parties to a marriage does not render that marriage void or voidable. It means अगर आप underage भी हो तब भी आपकी शादी क्या होगी, वैलिड होगी, जबकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि वांट ऑफ कैपेसिटी होना ज़रूरी है, और जहाँ पे पार्टीज आर नॉट केपेबल इनफ तो वहाँ पे वो अग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे और वो वॉइड ab इनिशियो होगा। लेकिन यहाँ पे परफेक्टली वैलिड मैरिजेस होती हैं। बट इतना है कि हाँ, इफ़ यू आर इनसेन एट द टाइम ऑफ योर मैरिज, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, तो वो वॉइडेबल होगी। इट मीन्स अगर आपकी शादी फोर्स या फ्रॉड से की गई है, आपका कंसेंट उस तरीके से लिया गया, तो इट इज़ वॉइडेबल एट योर इंस्टेंस। दूसरा, वो वॉइडेबल कब होगा, जब आप इंसेन हो। इफ़ यू आर इंसेन, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर एट द टाइम ऑफ योर मैरिज, देन इट इज़ वॉइडेबल। if you are suffering, then it is voidable at the instance of the other person, obviously, जो बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है। बट अगर नॉन एज है या आपका वैलिड फ्री कंसेंट नहीं है, बट उसमें फोर्स या फ्रॉड नहीं है, तो वो परफेक्टली वैलिड मैरिजेस हैं। सो आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि क्यों हम बोलते हैं कि इट इज़ अ सेक्रामेंट, अभी भी है, और कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट है, हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लेकिन वो एक स्यूई जेनरिस है, थोड़ा सा यूनिक कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। सो बाय द एंड गाइज मैं इतना ही कहूँगी कि मैरिजेस में, जैसे हमने डिस्कस तो किया मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को, बट द थिंग इज कि अल्टीमेटली व्हेन टू पीपल गेट मैरी, it confers a status of husband and wife to the parties. Obviously अल्टीमेटली यही होगा ना। मैरिज का हमने ब्रीफ हिस्ट्री भी देखी कि ट्रेडिशनल हमारा जो हिंदू लॉ था वो क्या कहता था। अभी मॉडर्न हिंदू लॉ क्या कहता है वो भी हम देख चुके हो कि इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ सेक्रामेंटल टाई एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा मॉडर्न हिंदू लॉ कहता है। सो अल्टीमेटली इन द नटशेल मैं आपको यही कहूँगी कि मैरिजेस जो होती हैं बेसिकली दे डेफिनेटली कॉन्फर अ स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द पार्टीज टू द मैरिज, obviously, and it confers legitimacy on the children of marriage. Moreover guys, जितनी भी आपकी स्पिरिचुअल रिलीजियस ड्यूटीज़ होंगी वो भी आप तभी कर सकते हो इफ़ यू आर मैरिड, क्योंकि हिंदू लॉ में बहुत सारी ऐसी सेक्युलर रिलीजियस ड्यूटीज़ हैं जो एक हस्बैंड ऑल अलोन नहीं कर सकता। ही नीड्स अ वाइफ बेसिकली टू परफॉर्म दोज धर्म, तो ही नीड्स अ धर्म पत्नी। सो अल्टीमेटली यही हमारा कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिजेस का, कि हिंदूज कौन होते हैं वो आपको पता लग चुका है। मैरिज का क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल क्या था, मॉडर्न व्यू क्या है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, एंड वाई इज इट अ ब्लेंड ऑफ बोथ, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। सो इन माई अपकमिंग वीडियोज गाइस आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ मैरिज डिस्कस करेंगे, सेक्शन 7 सेरेमनीज ऑफ मैरिज, सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस। तो यहाँ पे हम मैरिजेस के कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे, कवरिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस। टिल देन गाइस कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय।